वित्तीय धोखाधड़ी के इन अहम मामलों से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज फर्म FTX के पतन और इसके CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी परेशानियों के साथ 2022 वैश्विक कॉरपोरेट वित्त में एक विनाशकारी वर्ष रहा है। पिछले साल एक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी थेरानोस में अधिकारियों के लिए अंतिम अदालत की सजा भी देखी गई, जो धोखाधड़ी के लिए राज्य और संघीय जांच के अधीन थी। FTX और थेरानोस दोनों घोटालों के परिणामस्वरूप निवेशकों को वित्तीय नुकसान हुआ। उन व्यवसायों पर उचित परिश्रम करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चुनते हैं। आखिरकार पूरे निवेश परिदृश्य में कॉरपोरेट धोखाधड़ी घोटालों के कारण निवेशकों ने अपना पैसा खो दिया है। ये कॉरपोरेट धोखाधड़ी के 8 सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो पिछले 40 वर्षों में हुए हैं, और वे सीखने वाले सबक में एक अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। 8 जी बेस्ट। 15 साल के बैरी मिंको ने 1982 में अपने परिवार के गैरेज में कालीन सफाई व्यवसाय जी बेस्ट खोला। 21 साल की उम्र में मिंको अपने नए व्यवसाय के साथ सार्वजनिक हुए। हालांकि एक पकड़ाव था, कंपनी के 90% से अधिक ग्राहक मिंको द्वारा बनाए गए थे और एक विशिष्ट पूंजी योजना में उन्हें पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से पैसा लेना पड़ा। वह भी लगभग इससे दूर हो गए थे। जी बेस्ट अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की ज़र्व को खरीदने वाला था, जो योजनाओं और नकली ग्राहकों को रोक देता। हालांकि सौदा होने से पहले ही उसका पता चल गया था। मिंको अंततः 40 साल बाद जेल से बाहर आया है, जिसमें एक अलग शॉर्ट सेलिंग निवेश योजना के लिए अतिरिक्त 5 साल और शामिल हैं। मिंको की कहानी पर आधारित डिस्कवरी प्लस स्ट्रीमिंग डॉक्यूमेंट सीरीज किंग ऑफ द कॉन का प्रीमियर जनवरी 2022 में हुआ। 7 वर्ल्डकॉम। जब 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनने के लिए वर्ल्डकॉम का MCI कम्युनिकेशंस के साथ विलय हुआ, तो उसके दिमाग में और भी बड़े लक्ष्य थे। इसने 1999 में स्प्रिंट का अधिग्रहण करने का प्रयास किया, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़ा होता अधिग्रहण। नियामकों द्वारा विलय रोके जाने के परिणामस्वरूप वर्ल्डकॉम के शेयरों में गिरावट आई, जो कि CEO बर्नी एबर्स के लिए बुरी खबर थी, जो अपने साइड व्यवसायों को निधि देने के लिए वर्ल्डकॉम स्टॉक समर्थित ऋण का उपयोग कर रहे थे। वर्ल्डकॉम के शेयरों में गिरावट के कारण एबर्स और अधिक हताश हो गए और 2001 में उन्होंने पूंजीगत व्यय के रूप में कंपनी के खर्चों में $3.8 बिलियन रिकॉर्ड करना शुरू किया। जून 2002 में उसकी चाल का पर्दाफाश होने के बाद व्यवसाय को जुलाई में दिवालिया घोषित कर दिया गया। फरवरी 2020 में निधन हो चुके एबर्स की सजा 25 साल की जेल थी। 6 वेल्स फार्गो। ऐसा लगता है कि यह विशाल बैंक कानून की समस्या से बाहर नहीं रह सकता। वेल्स फार्गो पर 20 दिसंबर को अवैध गतिविधि के लिए $3.7 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें 16 मिलियन ग्राहक खातों की गड़बड़ी शामिल थी। जैसा कि उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो ने कहा है, वेल्स फार्गो ने बार बार गलत तरीके से ऋण भुगतानों को गलत तरीके से लागू किया, घरों पर गलत तरीके से कब्जा किया और अवैध रूप से जब्त किए गए वाहनों, गलत तरीके से मूल्यांकन शुल्क और ब्याज, आश्चर्यजनक ओवरड्राफ्ट शुल्क लगाया। वेल्स फार्गो पर 2016 में उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो CFPB द्वारा $100 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने अंततः $3 बिलियन का जुर्माना लगाया था, जब कर्मचारियों को लगभग 2 मिलियन नकली ग्राहक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अल्पावधि में इस कदम का श्रेय अंततः वरिष्ठ प्रबंधन को दिया गया, जिससे बैंक का मुनाफा बढ़ा, लेकिन लंबे समय में इसने ब्रांड को नुकसान पहुंचाया और ग्राहकों को परेशान कर दिया। 5 लकिन कॉफी। 2020 में एक नकली राजस्व घोटाले के परिणामस्वरूप एक कानूनी पचड़े में उलझे 3 साल बिताने के बाद लकिन कॉफी, जो कि चीन में स्थित है, वर्ष 2022 में वापसी कर रही है। 2020 की शुरुआत में आंतरिक वित्तीय विश्लेषकों ने पाया कि कंपनी के अध्यक्ष से जुड़े व्यवसायों को थोक बिक्री में $310 मिलियन के कारण लकिन कॉफी की वृद्धि कृत्रिम रूप से बढ़ गई थी।
यह खोज 2019 में बड़े पैमाने पर आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद आई, जिसमें लकिन कॉफी का स्टॉक एक साल में $20 प्रति शेयर से बढ़कर $50 हो गया। लकिन प्रबंधन को भी आपूर्तिकर्ताओं से $140 मिलियन मूल्य के कच्चे माल की खरीद में धोखाधड़ी की व्यवस्था करने के लिए पाया गया था। निवेशकों ने कंपनी छोड़ दी और उन जांचों के सार्वजनिक होने के परिणामस्वरूप शेयर की कीमत गिर गई। लकिन कॉफी अब काउंटर पर व्यापार कर रही है कि कंपनी को नैस्डैक से हटा दिया गया है और घोटाले में शामिल वरिष्ठ अधिकारी तस्वीर से बाहर हो गए हैं। 20 दिसंबर तक इसके शेयर की कीमत $24.24 तक थी। इसकी सबसे हालिया तिमाही का राजस्व साल दर साल 65.7% बढ़ा था और तीसरी तिमाही में समान दुकान की बिक्री में वृद्धि 19.4% थी। 4 वायर कार्ड। 8 दिसंबर को जर्मनी के म्यूनिख में स्थित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनी वायर कार्ड के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे मीडिया आउटलेट्स द्वारा जर्मन इतिहास में सबसे बड़ा कॉरपोरेट धोखाधड़ी का मामला करार दिया गया था। दोषी पाए जाने पर मार्कस ब्रॉन, कंपनी के पूर्व सीईओ ओलिवर बेलनहॉस और 2 वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन वॉन इरफा कई वर्षों तक सलाखों के पीछे रहेंगे। जन मार्सलेक, एक अन्य उच्च पदस्थ वायर कार्ड कार्यकारी, कथित तौर पर देश से भागने के बाद रूस में छिपा हुआ है। मार्सलेक वर्तमान में जर्मनी की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर है। अधिकारियों द्वारा 2020 में कंपनी के खातों से $1.9 बिलियन गायब होने का पता चलने के बाद वायरकार्ड ने दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे कंपनी सुर्खियों में आ गई। जर्मन नियामकों ने दावा किया था कि पैसा कभी अस्तित्व में नहीं था। परिणामस्वरूप मार्सलेक ने देश छोड़ दिया और ब्रॉन को हिरासत में लिया गया। 3 एनरॉन। 1996 से 2001 तक हर साल फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा डब की गई अमेरिका की सबसे नवीन कंपनी 21वीं सदी में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों की सूची में एक प्रमुख स्थान रखती है। एक बार लोकप्रिय .com ने प्राकृतिक गैस और अन्य वस्तुओं के व्यापार में बहुत पैसा कमाया और यहां तक कि 1999 में अपना खुद का डिजिटल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगस्त 2000 में एनरॉन के शेयर $90 के उच्च स्तर पर पहुंच गए, लेकिन ठीक एक साल बाद एनरॉन के उपाध्यक्ष से सीईओ केन ले को एक गुमनाम चेतावनी ने बड़े पैमाने पर लेखांकन घोटाले की चेतावनी दी, जो पूरी कंपनी को नीचे ला सकती थी। इसके तुरंत बाद SEC ने एनरॉन के वित्त की एक व्यापक जांच की घोषणा की और एनरॉन ने स्वीकार किया कि उसने लाभ को $600 मिलियन से अधिक बताया था। एनरॉन का स्टॉक अंततः प्रति शेयर कुछ सेंट तक गिर गया और 2 दिसंबर 2001 को व्यवसाय ने दिवालियापन के लिए दायर किया। उस घोषणा से पहले एनरॉन ने 4000 नौकरियों को समाप्त कर दिया, जिससे कई पूर्व कर्मचारियों की पेंशन निधि समाप्त हो गई। 2002 में सर्बेन्स-ऑक्सले अधिनियम का पारित होना, जिसने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए अधिक कठोर लेखांकन प्रथाओं को अनिवार्य किया, एनरॉन घोटाले का एकमात्र सकारात्मक परिणाम था। 2 थेरानोस। थेरानोस की शुरुआत 2003 में 19 वर्षीय संस्थापक एलिजाबेथ होम्स के नेतृत्व में हुई थी और सामान्य रक्त परीक्षण को अधिक कुशल, अधिक सटीक और बहुत तेज बनाने की प्रतिबद्धता थी। थेरानोस को शुरू में एक अभिनव स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 2014 तक थेरानोस का मूल्य $10 बिलियन था, जिसमें इक्विटी निवेश में $700 मिलियन थे। हालांकि चिकित्सा परीक्षण पेशेवरों ने पाया कि कंपनी की अत्यधिक प्रशंसित स्वचालित कॉम्पैक्ट परीक्षण डिवाइस 2015 तक निष्क्रिय थी। इसके तुरंत बाद कंपनी पर राज्य और संघीय नियामकों द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। 2018 में कानूनी खर्चों के बोझ के कारण थेरानोस व्यवसाय से बाहर हो गया। कानूनी लड़ाई की एक श्रृंखला के बाद होम्स और रमेश सनी बलवानी, कंपनी के पूर्व अध्यक्ष, दोनों को दोषी पाया गया और नवंबर और दिसंबर 2022 में क्रमशः 11 और 12 साल से अधिक की जेल की सजा मिली। थेरानोस के निवेश में रूपर्ट मर्डोक, कार्लोस स्लिम और बेट्सी डेवोस जैसे हाई प्रोफाइल निवेशकों को लाखों डॉलर खर्च किए थे, जिनमें रिकवरी की संभावना बहुत कम है। एक FTX। बैंकमैन फ्राइड FTX का बहुसंख्यक मालिक है
जिसने मई 2019 में क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की। बैंकमैन फ्राइड ने पहले अल्मेडा रिसर्च LLC की स्थापना की थी, गैरी वांग नाम के एक मित्र के साथ एक हेज फंड, जिसे अब आमतौर पर SBF के रूप में संदर्भित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 2022 के अंत में SBF के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने 2019 से 2022 तक अल्मेडा रिसर्च में FTX से फंडिंग करके अपनी कंपनियों में निवेशकों को धोखा दिया था। कथित तौर पर SBF और कंपनी के अधिकारियों द्वारा बहामास में घर खरीदने, अन्य व्यवसायों में निवेश करने और पसंदीदा राजनीतिक कारणों का समर्थन करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया था। जब 2022 में क्रिप्टो संपत्ति तेजी से गिर गई, तो FTX और अल्मेडा दोनों नकदी से बाहर हो गए। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के अनुसार अल्मेडा पर FTX ग्राहकों का लगभग $8 बिलियन का बकाया है और संघीय अभियोजकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। अल्मेडा और FTX नवंबर में कारोबार से बाहर हो गए और 12 दिसंबर को बहामास में SBF को हिरासत में ले लिया गया। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोपों का सामना करने के लिए SBF के बहामास से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण को 21 दिसंबर को एक न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। एनरॉन परिसमापन का नेतृत्व करने वाले FTX के नए CEO जॉन रे ने कहा, मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट नियंत्रण की इतनी पूर्ण विफलता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की ऐसी पूर्ण अनुपस्थिति नहीं देखी। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उन्हें और बनाते रहें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना न भूलें। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखने के लिए धन्यवाद।